गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे। चलिए, कल हमने मैग्नेटिक मटेरियल्स के जो पहले तो हम लोगों ने क्लासिफिकेशन पढ़ा। क्लासिफिकेशन में हमने पढ़ा डायामैग्नेटिक, दूसरा पैरामैग्नेटिक, तीसरा फेरोमैग्नेटिक, चौथा हम लोगों ने पढ़ा फेरी मैग्नेटिक। ये हमने चुंबकीय पदार्थों का वर्गीकरण पढ़ा था, चुंबकीय पदार्थों का वर्गीकरण किया था। इसके बाद हम लोगों ने कुछ मैग्नेटिक मटेरियल्स पढ़े, जैसे हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल्स, सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल्स, है ना, ये हमने पढ़ा। अब चूँकि मैग्नेटिक मटेरियल्स हमारा लगभग टॉपिक कवर हो गया है, अब मैं थोड़ा सा आपको इससे संबंधित जो हमने इससे पहले CRGO और सिलिकॉन स्टील के बारे में बताया था। चूँकि जब भी हम कोई भी कोर बनाते हैं किसी भी मशीन का या किसी भी ट्रांसफार्मर का, तो इनका बहुत ही अहम रोल होता है। तो हम थोड़ा सा आज अपना टॉपिक को समाप्त करने से पहले, इसलिए मैंने आज ये क्लास जो है मैग्नेटिज्म की रखी है कि इनसे भी संबंधित कुछ हम जो है डिस्कस कर लें, क्योंकि ये आगे हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं। इसके बाद हम लोग मैग्नेटिक सर्किट्स की तरफ आगे बढ़ेंगे आज की क्लास में। चलिए, तो शीट स्टील जो होता है, शीट स्टील पहला होता है आपका नॉन ओरिएंटेड, है ना, जिसको हम इलेक्ट्रिकल शीट स्टील भी बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो होता है, ये जैसे हम सबसे पहले बात करें कि जो हमारा ट्रांसफार्मर का कोर होता है, ये जैसे हम ट्रांसफार्मर का कोर बनाते हैं ना, ट्रांसफार्मर का कोर होता है। क्यों बनाते हैं कोर? हम इसमें प्राइमरी वाइंडिंग प्लेस करते हैं, फिर इधर हम सेकेंडरी वाइंडिंग प्लेस करते हैं, है ना। तो ये जो आप देख रहे हो, ये जो कोर है, ये कोर जो बनाया है हमने, जो रेक्टेंगुलर है, आयताकार है, हम चाहते हैं कि हमारा जो फ्लक्स लिंकेज हो रहा है ना, जो भी हमारा फ्लक्स लिंकेज हो रहा है इस प्रकार से, वो हमारा पूरा का पूरा हमारे कोर से लिंक हो, कोई भी लीकेज फ्लक्स ना हो, मतलब कोई भी फ्लक्स एयर में ना जाए, इस टाइप से एयर में ना जाए, है ना। एयर में चला जाएगा तो हमें क्या होगा, वो फ्लक्स का लॉस होगा हमारा, और लीकेज फ्लक्स होगा, ये हमारे किसी काम का नहीं है। ठीक है, तो हम ये नहीं चाहते हैं कि हमारा फ्लक्स लीकेज हो। हम क्या चाहते हैं कि जो हमारा फ्लक्स है पूरा का पूरा कोर से लिंक हो, ताकि पूरा जो है, पूरा पावर, पूरा जो EMF है, पूरा EMF हमारा इंड्यूस्ड हो, कंप्लीट जो हमने इनपुट दिया हुआ है यहाँ पर, पूरा का पूरा हमें आउटपुट उस प्रकार से उस रेशियो में मिले। तो इसके लिए हमारा जो मैग्नेटिक मटेरियल होना चाहिए, उसकी परमेबिलिटी अच्छी होनी चाहिए। बहुत पहले शुरुआत में जो ट्रांसफार्मर्स हुआ करते थे, वो सभी, उनमें जो कोर होता था वो आयरन का, मतलब लोहे का बना होता था। किसका बना होता था? लोहे का, आयरन से बना होता था। ठीक है, और थोड़ा सा उसमें क्या मिला, हम तो कार्बन मिला देते थे, थोड़ा सा कार्बन मिला दिया जाता था, थोड़ा सा कार्बन भी मिला देते थे, क्योंकि प्योर आयरन हम यूज़ नहीं करते थे। प्योर आयरन यूज़ करना हमें, प्योर आयरन को हम यूज़ अगर करेंगे तो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगा। तो कार्बन मिलाने से थोड़ा सा हल्का सा ब्रिटलनेस, मतलब भंगुरता आ जाती है, थोड़ा सा उपयोग में वो आसानी होता है। तो इसलिए आयरन में हम थोड़ा सा कार्बन मिलाते थे और ट्रांसफार्मर के कोर के रूप में उसे उपयोग किया जाता था। ठीक है, लेकिन होता क्या था कि जैसे जैसे समय बीतता जाता था, है ना, जैसे जैसे समय बीतता जाता था, तो हमारा जो आयरन है उसका हिस्टेरेसिस लूप, है ना, क्या हो जाता था, बड़ा होता जाता था। हिस्टेरेसिस लूप क्या होता जाता था? बड़ा, है। हमने कल डिस्कस किया था ना कि जो हमारा हिस्टेरेसिस लूप होता है ना, वो जितना छोटा हो उतना अच्छा है।
और अगर वो बड़ा होगा तो जितना बड़ा हिस्टैरिसीस लूप उतने ज़्यादा लॉसेस। ठीक है, तो हम क्या चाहते हैं, हमारा हिस्टैरिसीस लूप छोटा हो। हम छोटा हिस्टैरिसीस लूप प्रेफर करते हैं, बड़ा नहीं, क्योंकि हिस्टैरिसीस लूप जितना बड़ा होगा, जितना उसका ज़्यादा एरिया होगा, उतना ही लॉसेस भी होंगे। ठीक है, और लॉसेस कहीं भी किसी भी दशा में क्या होते हैं, एक्सेप्टेबल नहीं होते हैं। तो समय बढ़ने के साथ साथ उसमें जो हिस्टैरिसीस लूप का जो एरिया होता था वो क्या हो जाता था, आयरन का जब कोर यूज़ करते तो वो बड़ा होता जाता था। इससे हिस्टैरिसीस लॉस बढ़ता था, और जब भी लॉस बढ़ेगा तो हम बताएं ना, एफिशिएंसी क्या होगी, हमारी कम हो जाएगी। ठीक है, तो इस समस्या को दूर करने के लिए हमने क्या किया कि हमने सीट स्टील को यूज़ करना शुरू किया। स्टील की जो सीट होती है उससे हमने कोर बनाना चालू किया। और क्या किया, हम उसमें थोड़े से मात्रा में, स्मॉल अमाउंट में क्या करते थे, सिलिकॉन को ऐड करते थे, जो कि 0.3 से 4.5% बाई वेट होता था, बाई वेट। यानी कि अगर हम वजन से देखेंगे तो 0.3% से 4.5% तक हम स्टील में सिलिकॉन को मिला सकते हैं। ठीक है, क्यों मिलाते हैं स्टील में सिलिकॉन को, क्यों मिलाते हैं, उससे में क्या फ़ायदा है। देखिए, सिलिकॉन मिलाने से क्या होता है, जैसे हम सिलिकॉन मिलाते हैं तो हिस्टैरिसीस लूप क्या हो जाता था, हिस्टैरिसीस लूप नैरोअर मतलब पतला हो जाता है। ठीक है, और सिलिकॉन मिलाने से किसी भी हमारा जो स्टील है उसकी रेजिस्टिविटी क्या होती थी, बढ़ती थी। और रेजिस्टिविटी बढ़ेगी तो कल हमने देखा था ना, हमारा जो ईडी करंट लॉस होता है, ईडी करंट लॉस जो हमारा होता था, जो कि हमने देखा था कि F² T², ठीक है, फ्रीक्वेंसी, थिकनेस, है ना, और BM का स्क्वायर अपॉन 6 रो, है ना। रो मतलब रेजिस्टिविटी, यहाँ पर कुछ कांस्टेंट होता था। तो रो अगर हमारा बढ़ जाएगा तो हमारा ईडी करंट लॉसेस भी कम हो जाएंगे। तो सिलिकॉन को मिलाने से हमें क्या फ़ायदा हुआ, एक तो हिस्टैरिसीस लूप का जो एरिया है वो नैरो हो जाएगा, मतलब पतला हो जाएगा, सकरा हो जाएगा, है ना, कम हो जाएगा, जिससे हमारा हिस्टैरिसीस लॉस भी कम हो जाएगा। और प्लस रेजिस्टिविटी बढ़ जाती है, सिलिकॉन को मिलाने से रेजिस्टिविटी बढ़ जाती है स्टील की, तो उससे क्या होता है, एडी करंट लॉसेस भी कम हो जाते हैं। ठीक है, अब हमारा जो हमने सिलिकॉन स्टील यूज़ करना चालू किया, लेकिन हम जो सिलिकॉन की सीट जब हम बनाते हैं तो या तो वो कोल्ड रोल्ड हो सकती है या तो हॉट रोल हो सकती है। कोल्ड रोल और हॉट रोल से क्या मतलब है कि हमने सिलिकॉन की स्टील की सीट ली हमने, और इसे क्या किया, रोल कर दिया, कोल्ड रोल। सिंपली जब हम रोल करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, कोल्ड रोल। ठीक है, स्टील की हमने सीट ली और उसे क्या किया, रोल कर दिया, मतलब रोलर चला दिया इसके ऊपर। ठीक है, जिस भी शेप में हमें बनाना है। एक होता है हॉट रोल का मतलब क्या होता है कि हमने पहले सीट को गर्म किया, है ना, गर्म करके फिर हमने उसे क्या किया, रोल किया, तो उसे हम हॉट रोल बोलते हैं। स्टील है, स्टील को जब हम हीट करेंगे, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, हीट करके जब हम इसके ऊपर रोलर चलाएंगे तो उसे हम क्या बोलेंगे, तब वो क्या होगा, हमारा हॉट रोल होगा। ठीक है, एक मिनट, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए, कोल्ड रोल और हॉट रोल हमने स्टील देखा। ठीक है, अब हमें कोल्ड रोल और हॉट रोल में क्या क्या फ़ायदे और क्या क्या नुकसान है वो हम देख लेते हैं। कोल्ड रोल और हॉट रोल स्टील जो होता है हमें क्या क्या फ़ायदे और नुकसान देता है और कहाँ हम उसे उपयोग करते हैं, ये भी जानना जरूरी है। देखिए, अब देखिए, हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिकल स्टील है उसे हम या तो हॉट रोलिंग से या तो कोल्ड रोलिंग से बना सकते हैं। ठीक है, देखिए, लार्ज मशीन्स जो होती है ना, जो लार्ज मशीन्स होती है, हाई परमेबिलिटी और हाई एफिशिएंसी वहाँ पे हमें चाहिए होता है। ठीक है, जब हम
जब हम बड़े मशीन का कोर बनाएंगे, ठीक है, जब भी हम किसी बड़े मशीन का, चाहे वो मोटर हो चाहे वो ट्रांसफार्मर हो, हम क्या चाहेंगे कि परमेबिलिटी ज़्यादा से ज़्यादा फ्लक्स हमारे लिंकेज हो, है ना, तभी तो हमारा लार्ज पावर ट्रांसफ़र होगा। तो हाई परमेबिलिटी और हाई एफिशिएंसी, मशीन की हाई एफिशिएंसी और हाई परमेबिलिटी भी हम चाहेंगे कि वहाँ पर हो, तो हम सिलिकॉन का 4.5% उसमें यूज़ करेंगे। लेकिन स्मॉल टाइप की मशीन्स में हम कितना यूज़ करेंगे, 0.3% सिलिकॉन ही सफिशिएंट होगा, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर जो छोटे स्मॉल मशीन्स होते हैं वहाँ पर हम एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा हमें मायने नहीं रखता, ठीक है, एफिशिएंसी इज़ नॉट क्रिटिकल, एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता, ठीक है, छोटी मशीन्स में। तो इस प्रकार से हमने देखा क्या 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 परसेंटेज बड़ी मशीनों में 4.5% सिलिकॉन मिलाएंगे स्टील में, छोटी मशीनों में हम 0.3%। पूछा जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्मॉल मशीन्स में सिलिकॉन में कितना परसेंटेज होता है, 0.3%, और लार्ज मशीन्स में 4.5% होता है। अब हम सिलिकॉन जो है ऐड तो कर रहे हैं स्टील में, लेकिन हमें ये भी देखना पड़ेगा कि जब हम सिलिकॉन को ऐड करेंगे, जितना ज़्यादा हम सिलिकॉन को ऐड करते जाएंगे, ठीक है, जितना ज़्यादा हम सिलिकॉन को ऐड करते जाएंगे स्टील में, तो हमारा जो मेटल होगा, हमारा जो स्टील है वो ब्रिटल मतलब भंगुर होता जाता है ना। तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में हम सिलिकॉन को ऐड नहीं कर सकते हैं, ठीक है, नहीं तो अगर हम बहुत ज़्यादा मात्रा में ऐड कर देंगे तो हम क्या करें, हमारा जो मटेरियल है, जैसे मान लीजिए स्टील है, स्टील में हम सिलिकॉन मिला रहे हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में मिला दिया, तो अब हम वो भंगुर हो जाएगा, है ना, जिस शेप में हम चाह रहे हैं उस शेप में हम उसे ढाल नहीं पाएंगे। भंगुरता का मतलब यही होता है ना, ठीक है। अब चूँकि ट्रांसफार्मर जो हमारे होते हैं, ठीक है, जब हम सिलिकॉन में, है ना, जब हाई उसकी जब स्टील की बहुत अत्यधिक मात्रा, जब यानी कि स्टील की हाई मात्रा जब मिलाते हैं, स्टील की ज़्यादा मात्रा मिला देते हैं स्टील में जब हम सिलिकॉन की ज़्यादा मात्रा मिला देते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, ट्रांसफार्मर ग्रेड स्टील, ठीक है। ट्रांसफार्मर ग्रेड स्टील का मतलब ये है कि उसमें जो सिलिकॉन है, स्टील में सिलिकॉन जो है वो ज़्यादा मिलाया गया हुआ है, ठीक है। चलिए, सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसलिए मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपसे। अब देखिए, जैसे कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड CRGO एक स्टील आता है हमारा, हमने पढ़ा था ना, हॉट रोल्ड और कोल्ड रोल्ड। तो एक स्पेशल टाइप का जो हम ट्रांसफार्मर्स में यूज़ करते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं कोल्ड रोल्ड ग्रेन, इसके बारे में हम देख लेते हैं, है ना। अगर हम कोल्ड रोलिंग करेंगे, ठीक है, सिलिकॉन स्टील पर, तो जो क्रिस्टल का उसके स्ट्रक्चर होगा वो क्या हो जाएगा, डिस्टॉर्टेड, मतलब ख़राब हो जाएगा, है ना, जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है वो ख़राब हो जाएगा, है ना। तो ख़राब मतलब डिस्टॉर्ट होने का मतलब, जैसे मान लीजिए कि अगर डायरेक्शन ये है तो उसका डायरेक्शन क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है ना, चेंज हो सकता है। तो कोल्ड रोलिंग से हम क्या करते हैं, है ना, कोल्ड रोलिंग से हम क्या करते हैं कि हम, जैसे मान लीजिए हमारा ये आपको मैंने यहाँ दिखाया हुआ है, ये आपका सिलिकॉन स्टील का एक पीस है, और हमने रोलर इस डायरेक्शन में चला दिया, आपका रोलर है इस डायरेक्शन में हमने चला दिया, ठीक है, एच के डायरेक्शन में चला दिया, ठीक है, एच के डायरेक्शन में हमने चला दिया। देखिए हमारा ये एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। मान लीजिए हमें वाई एक्सिस में हाई परमेबिलिटी चाहिए, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, वाई एक्सिस में हम रोलर को चला देंगे, तो हमारा म्यू वाई मतलब जो वाई एक्सिस में परमेबिलिटी है वो हाई हो जाएगा, ठीक है। तो जिस डायरेक्शन में रोल करेंगे उस डायरेक्शन का जो म्यू होगा वो हाई हो जाएगा, और हम यही चाहते हैं कि हमें जिस दिशा में उसको मैग्नेटाइज करना है ना, या जिस दिशा में हम मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी लगा रहे हैं, तो हमारा ज़्यादा से ज़्यादा हमें परमेबिलिटी हो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उसमें फ्लक्स लिंकेज हो पाए, ठीक है। तो कोल्ड रोल्ड ग्रेन में हम क्या करते हैं, इस सिलिकॉन स्टील की शीट लेते हैं, उसे बिना गर्म किए हम क्या करते हैं, उसे अपने आवश्यकता अनुसार, अपने इच्छा अनुसार डायरेक्शन में हम उस पर रोलर चला देते हैं, ठीक है। और जिस दिशा में हम रोलर को चलाते हैं उस दिशा में उसका जो परमेबिलिटी होता है वो हाई, क्योंकि उसी दिशा में सारे जो उसके ग्रेन्स होते हैं, है ना, सारे जो ग्रेन्स होते हैं, ठीक है, ग्रेन्स मतलब छोटे छोटे जो पार्ट्स होते हैं ना, जिनसे मिलकर बना हुआ जो क्रिस्टल है, वो उस दिशा में क्या होते हैं, ओरिएंट हो जाते हैं, मतलब उस दिशा में क्या होते हैं, वो ओरिएंट हो जाते हैं। ओरिएंट मतलब होना कि एक दिशा में हो जाना, मतलब, है ना। चलिए, अब
हमारा जो है टॉपिक मैग्नेटिक सर्किट हम लोग को देखना है। ठीक है, मैग्नेटिक सर्किट्स, क्योंकि हमने इससे पहले, हालांकि मैंने आपको नहीं पढ़ाया है इलेक्ट्रिकल सर्किट्स, लेकिन चूंकि मैग्नेटिक चैप्टर हमारा जो मैग्नेटिज्म चैप्टर चल रहा है उसमें आपको मैग्नेटिक सर्किट्स के बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, मैग्नेटिक सर्किट क्या होता है? मैग्नेटिक सर्किट क्या होता है? द रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिस्टम कंटेनिंग मैग्नेटिक फील्ड एज एन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक सर्किट। अगर किसी मैग्नेटिक सिस्टम को हम, है ना, उसके इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में रिप्रेजेंट करें तो हम उसे क्या कहेंगे? मैग्नेटिक सर्किट। ठीक है, जैसे किसी भी मैग्नेटिक सर्किट को समझने के लिए, जैसे मान लीजिए हम पहले एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, हमारे जैसे मान लीजिए आपका ये एक ट्रांसफार्मर का कोर है, उस पर ये आपका कॉइल्स है जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स हैं और करंट आई फ्लो हो रहा है। ठीक है, ईच कंडक्टर, यानी कि ईच कंडक्टर मतलब एक टर्न, जैसे बहुत सारे टर्न हैं, है ना, तो यहाँ पर ये माना गया है कि ईच टर्न, एक टर्न जो है आई करंट कैरी करता है। तो अगर एन टर्न है तो कितने करंट कैरी करेगा बताइए? एन इंटू आई। ठीक है, तो ये आपका जो कॉइल है मान लीजिए एन टर्न का है तो वो एन इंटू आई करंट कैरी करेगा। ठीक है, अब इसमें हमको बहुत ज़्यादा हम डेरिवेशन नहीं जाएंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा हमें डेरिवेशन नहीं देखना है, बस हमें समझना है कि हम इसमें क्या क्या फार्मूले हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं। जैसे देखिए, एक आपके लिए आता है एन इंटू आई, आपको समझ में आ रहा होगा एन इंटू आई क्या है ना, एन नंबर ऑफ टर्न्स जितना करंट कैरी कर रहा है। ठीक है, इंटू एच एल। एल क्या है? एल देखिए क्या है आपका? लेंथ। एल क्या है आपका? लेंथ है। लेंथ हम कैसे देखते हैं? ये जो पूरा रेक्टेंगुलर पाथ है आपका, ठीक है, ये इसकी पूरी लंबाई जो होगी, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे? लेंथ कहेंगे। किसी भी मैग्नेटिक सर्किट का ये लेंथ होगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला आपके लिए है, एच इंटू एल बराबर एन इंटू आई, जहाँ पर एच क्या है? मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, एल क्या है? लेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स पाथ, एन नंबर ऑफ टर्न्स और आई है करंट। ठीक है, तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, इसे आप याद रखिएगा। मैग्नेटिक सर्किट्स को भी हमें समझने का, लेने का मतलब है कि कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलेस आपको समझ में आने चाहिए। अब जैसे आपका मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी मैंने आपको बताया था, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी जो होता है वो होता है बी बराबर म्यू नॉट म्यू आर इंटू एच। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं म्यू आर बराबर वन किसके लिए होता है? म्यू आर वन होता है फॉर एयर। ठीक है, एयर के लिए हम म्यू आर को वन लेते हैं, तो बी बराबर क्या हो गया? म्यू इंटू एच हो गया। और एच आपको पता है एन आई इंटू एल, तो बी बराबर क्या निकल के आ गया? बी बराबर आ गया आपका म्यू एन आई बाई एल। ठीक है, म्यू एन आई बाई एल। ये सभी इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, आपको याद रखने बहुत ही ज़रूरी हैं। ठीक है, किसी भी उसको समझने के लिए, मैग्नेटिक सर्किट को समझने के लिए। इसके बाद हम देखते हैं, बहुत ज़्यादा डीप में भी हम नहीं जा रहे हैं, बस जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है वो सब चीज़ें हम देख रहे हैं। फ्लक्स की बात आती है। फ्लक्स क्या होता है? फ्लक्स आपको पता है फाई बराबर बी डॉट ए। ठीक है, बी डॉट ए, और बी आपने यहाँ से भी क्या देखा? म्यू एन आई बाई एल, तो आप फाई को क्या ले सकते हो? म्यू एन आई बाई एल। देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यहाँ से निकल के आता है। और आप क्या लिख सकते हो? और आप क्या लिख सकते हैं? म्यू एन आई बाई एल, और यहाँ पे ए आपका छूट जा रहा है ए। ठीक है, फ्लक्स को आप फिर से रीराइट कर सकते हो, देखिए कैसे? एन आई बाई एल अपॉन म्यू इंटू ए। चूँकि ये म्यू ए ऊपर चला जाएगा तो फिर से देखिए म्यू एन आई ए बाई एल हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका फ्लक्स का फार्मूला हो जाता है। ठीक है, एन इंटू आई अपॉन एन आई अपॉन एल बाई म्यू ए। ठीक है, अब देखिए, अब हमने जो एक टर्म यहाँ पर निकाला एल बाई म्यू, यहाँ पे आप देख रहे हो एल बाई म्यू है। जैसे फाई को आपने लिखा फाई बराबर एन आई बाई एल बाई म्यू ए।
म्यू ए होता क्या है, म्यू ए जो होता है उसी को हम रिलक्टेंस बोलते हैं। जैसे इलेक्ट्रिकल सर्किट में रेजिस्टेंस होता है उसे यहाँ पर, तो इसे हम ऐसे आर से दर्शाते हैं, बड़े आर से, एल बाई म्यू ए। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, रिलक्टेंस हो गया। एन इंटू आई आपका क्या हो गया, नंबर ऑफ टर्न्स इंटू करंट। ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स इंटू करंट, जिसे हम एमएमएफ भी बोलते हैं, मैग्नेटोमोटिव फोर्स भी बोलते हैं। मैग्नेटोमोटिव फोर्स, यही जो नंबर ऑफ टर्न्स और करंट होते हैं वही जिम्मेदार होते हैं उसमें मैग्नेटिक फील्ड को डेवलप करने के लिए। जैसे आपने देखा ना, एन आई बराबर एच इंटू एल, एन आई बराबर आपने देखा है एन आई बराबर एच इंटू एल, और अगर आप एल को इधर ले जाओगे तो ये हो जाएगा ये, तो ये देखिए एन आई बाई एल। पर यूनिट लेंथ में कितना आपने नंबर ऑफ टर्न्स और करंट है वहीं आपका डिपेंड करेगा, उसी पे क्या डिपेंड करेगा, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी उसी पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के इसलिए से हम इसे मैग्नेटोमोटिव फोर्स कहते हैं, क्योंकि यही जिम्मेदार होता है मैग्नेटिक फ्लक्स के फ्लो के लिए, एन इंटू आई जो होता है, और रिलक्टेंस आपका एल अपॉन म्यू ए होता है। ठीक है, तो ये फार्मूले आपके लिए बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं, अभी मैं एक साथ लिख दूंगा। देखिए, म्यू तो आपको पता ही है कि ये परमेबिलिटी होता है, म्यू क्या होती है आपकी, परमेबिलिटी होती है। देखिए, अब मैग्नेटिक सर्किट और इलेक्ट्रिक सर्किट में थोड़ा सा अगर हम कंपेरिजन करें तो जैसे देखिए, अब देखिए आप यहाँ पर V बराबर, सॉरी आपका जो R होता है V बाई आई होता है किसमें, इलेक्ट्रिकल सर्किट में। ठीक है, उसी प्रकार से मैग्नेटिक सर्किट में आपने क्या देखा, R की जगह आपने देखा रिलक्टेंस, रिलक्टेंस को R से या S से दर्शाते हैं। तो मान लीजिए आपने इसको इस R से दर्शाया, ये होता है एल अपॉन म्यू, सॉरी मैग्नेटिक सर्किट में आपका जो रिलक्टेंस होगा एस, ऐसे को हम ऐसे आर लिख रहे हैं, वो आपका होगा एल अपॉन म्यू ए। ठीक है, एल अपॉन म्यू ए। इसका मात्रा क्या होगा, एक मिनट, थोड़ा फैक्टर वाइज चलते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ पे डाउट हो जाएगा नहीं तो आपको। देखिए, यहाँ पर तुलना करना है आपको। ठीक है, तुलना करना है, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, जो इलेक्ट्रिकल सर्किट में जो वोल्टेज हम बोलते हैं ना, जो वोल्टेज होता है, वोल्टेज किसके जिम्मेदार होता है, करंट के लिए। उसी प्रकार से मैग्नेटिक सर्किट में क्या होता है, एमएमएफ होता है, वोल्टेज के इक्विवेलेंट क्या होगा, एमएमएफ। ठीक है, एमएमएफ आपने देखा, जैसे यहाँ पर V बराबर आई इंटू आर, करंट इंटू रेसिस्टेंस होता है। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर आप क्या बोल सकते हो, एमएमएफ जो होगा आपका वो क्या होगा, फ्लक्स इंटू रिलक्टेंस। ठीक है, अभी आपने देखा भी था कि जो रिलक्टेंस था आपका S बराबर F अपॉन 5, क्या था, F अपॉन 5। ठीक है, एमएमएफ अपॉन फ्लक्स, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, फ्लक्स क्या था, F अपॉन S, F आपका क्या था, NI, S क्या था, L अपॉन म्यू A। ठीक है, जैसे भी आप कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपको बस यहाँ पे ये समझना है कि आपका जो इलेक्ट्रिकल सर्किट में जो आपका वोल्टेज होता है वही मैग्नेटिक सर्किट में आपका क्या होता है, एमएमएफ होता है। ठीक है, कंपैरिजन की बात हम लोग कर रहे हैं। यहाँ पर जो आपका करंट होता है, यहाँ पर आपका फ्लक्स होता है। करंट का मात्रक एम्पियर, फ्लक्स का मात्रक वेबर। ठीक है, उसी प्रकार से वोल्टेज का मात्रक वोल्ट्स और एमएमएफ का मात्रक एम्पियर टर्न। ठीक है, यहाँ पर जो आपका रेजिस्टेंस होता है, यहाँ पर आपका रिलक्टेंस होता है, एल अपॉन म्यू ए। ठीक है, एल अपॉन म्यू, जब आप इसका मात्रक निकालोगे तो आपको क्या आएगा, हेनरी इनवर्स आएगा, हेनरी इनवर्स, या फिर आप क्या कह सकते हो, एम्पियर टर्न पर वेबर, NI बाई 5। ठीक है, सभी फार्मूले आपने देखे भी हैं, मैंने आपको बताया है। चलिए आगे हम इसको और कंटिन्यू करेंगे। अभी तो बेसिक हम लोग मैग्नेटिक सर्किट्स का देख रहे हैं और आगे हम इसको और अच्छे से समझेंगे। ठीक है, आज की क्लास के लिए धन्यवाद।